नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम में पोल किया था, काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया एफआई डाटा को समझने के लिए। तो मुझे लगा कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है तो अब मेरी मोरल ड्यूटी बनती है उसको फुलफिल करने की। तो एफआई डाटा जो है इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पे हर कोई चेक करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है आपके माइंड में भर दिए गए हैं या फिर आपने दूसरी जगह से भर लिए गए हैं। एक्चुअली एक डिस्कशन के दौरान जो है किसी ने एक बड़े यूट्यूबर का नाम लिया कि 8-8.5 लाख उसके फॉलोअर हैं और उन्होंने मेरे को ऐसे सजेस्ट किया, ऐसे क्वेश्चन का जवाब दिया। तब मेरे को समझ में आया कि जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं कई बार उनकी नॉलेज जो है काफ़ी छोटी होती है। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर 2+2 कोई उसको 4 की जगह 5 बताए तो हो सकता है कि वो गलती में फ्लो में निकल जाए, ठीक है। लेकिन सामने से आप पूछो कि 2+2 जो है वो 5 नहीं होता, 2+2 जो है 4 होता है, क्या आपने गलती से बोल दिया, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं गलती से नहीं बोला, एक्चुअली जो है वो ये था कि 2+2 जो है वो 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2+2 और 1 इसको मान लिया, इसलिए जो है यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। तब अगर ऐसे जवाब सामने से आए तो फिर मोरल ड्यूटी व्यूअर्स की है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो। इन फ्लो में चलते कुछ गलती हो जाए उसको करेक्ट करना, कमेंट से टेक्स्ट वीडियो में बताना, वो समझ में आता है। लेकिन जब अपने गलत जवाब को ऐसे जस्टिफाई किया जाए तब व्यूअर्स को सोचना चाहिए कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टाइम जो है पैसा है। और आप अपना एनालिसिस अगर किसी गलत डायरेक्शन में ले जाओ तो उससे जो रिजल्ट हैं वो आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन चलते हैं हम हमारे डिस्कस पे, उसको हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। किसी की क्रिटिसिज्म करना हमारा मोटिव नहीं था, वो मैं जो है मेनली जो व्यूअर्स हैं उनको एक कॉशियस व्यू दे रहा हूँ कि आप अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हो कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्रॉस चेक भी कीजिए कि जो आप सीख रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि एफआई है क्या। आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे लोग जो है ट्रेडर काम करते हैं। सेकेंडरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर जो है दूसरे इन्वेस्टर के साथ जो है ट्रेड करता है, उसको हम ट्रेडर भी बोलते हैं, इन्वेस्टर भी बोलते हैं। जो एफएनओ में काम करते हैं उनको सिर्फ ट्रेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्विटी का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज की जा रही है। तो वहाँ पे एक्सचेंज ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि वो रिटेलर पार्ट हो सकते हैं, कॉमन मैन आप जैसे मेरे जैसे। वहाँ पे डोमेस्टिक जो है इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जो LIC है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, या फिर कोई सरकारी संस्था है या सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है। उनके भी कुछ जो है स्पेशल अकाउंट बने होते हैं जो अलग अलग जगह स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब अकाउंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडरी हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं FI और FPI, ठीक है। ये क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? प्रो अकाउंट है, जिसको हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। एक अलग से सेगमेंट बनाया गया है प्रोप्राइटरी अकाउंट का, उसको प्रो अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमने देखा कि 4 में से एक हिस्सा जो है यहाँ पे FI का है। तो ये FI होते क्या हैं? FI वो संस्था है जो नॉन इंडियन है, यानी कि बाहर की संस्थाएं उनके सब अकाउंटेंट जो सब अकाउंट है जो इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं उसको FI बोलते हैं। जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं उनको FPI बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो NRI है, ठीक है, NRI को FPI नहीं कहते। NRI का अलग स्टेटस है, FPI का अलग स्टेटस है। दूसरा यहाँ पे आप समझिए कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अलग होती है और FI जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होती है। क्यों होती है? FDI किसी कंपनी में निवेश करता है तो वहाँ पे उस कंपनी में वो एज ए प्रमोटर, एज ए वर्किंग पार्टनर, एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर, यानी कि वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कंपनी के डिसीजन में। और वहाँ पे प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, उन सभी फैसलों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या है? FI जो है यहाँ पे सिर्फ पैसा लगाते हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू और उनको जो है सिर्फ अपने
पैसे को एप्रिशिएट करना है, पैसे के ऊपर पैसा बनाना है। कंपनी के डायरेक्टली जो फैसले हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, एचआर के रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एफआई क्या है? ये वो संस्था है जो इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। उनका मकसद जो है सिर्फ पैसे के ऊपर रिटर्न लेना है, उनको अच्छे रिटर्न मिले, डिविडेंड मिले, बोनस मिले, उनके शेयर के जो प्राइस हैं वो बढ़े, ताकि उनके पोर्टफोलियो जो है प्रॉफिट में हो और पैसा वो कमा सके। ये उनका मोटिवेट है। अब ये बात है कि ठीक है ये एफआई है या एफपीआई है, उनसे हमें क्या, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? एक किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो आप जैसा मेरा जैसा है, उसको क्या जरूरत है एफआई के ऊपर ध्यान देने की? तो पहली बात ये समझिए कि एफआई या एफपीआई कोई सिंगल पर्सन नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफआई क्या एक संस्था है बाहर की जो इकट्ठा काम करती है, वो उसके नीचे सब अकाउंटेंट है बहुत सारे। नहीं, ऐसा नहीं है। एफआई जो है एक सिंगल आदमी या सिंगल संस्था नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल हैं। मल्टीपल कितने हैं? अप्रोक्स लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 से थोड़ा कम नंबर जो है इंडिया में एफपीआई और एफआई के रजिस्टर्ड हैं। सेबी है, सेबी ने एक स्पेशल रूट बनाया हुआ है, उस रूट के थ्रू एफआई को एफपीआई को रजिस्टर होना पड़ता है, तब वो इंडियन मार्केट में काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, छोटे बड़े अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, कोई सिंगल इंडिविजुअल वन यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर ठीक है ये 10,000 है या 12,000 है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि उनकी जो पोर्टफोलियो की होल्डिंग वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। कितनी है? 35% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का वैल्यू वो होल्ड रखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एनएससी की जो फ्री फ्लोट मार्केट है उसका लगभग 35% उन्होंने इन्वेस्ट किया, नहीं, आप ये इसको ऐसा मत समझिए। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि उनके पोर्टफोलियो की आज वैल्यू कितनी है, आज वैल्यू कितनी है, यानी कि जब भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, कभी भी किया हो, पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, किस रेट पे किया, कितना किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है एनएससी का, उसका लगभग 35% हिस्सा वो उनका पोर्टफोलियो वैल्यू है। ये वैल्यू जो है आपको कहीं मिलेगी नहीं गूगल पे। ये जो है मैंने डिफरेंट डाटा से कंपाइल किया है, अलग अलग डाटा से, मार्केट कैप से, फ्री मार्केट कितना है उनका टोटल जो है, उनकी पोर्टफोलियो कितनी है, वहाँ से कंपाइल किया है। 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फ्री फ्लोट मार्केट हर स्टॉक का, हर सेक्टर का निकालना डिफिकल्ट है, वो चेंज होता रहता है, होल्डिंग भी इनकी चेंज होती रहती है। तो इसमें अगर थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन यूँ समझिए कि काफ़ी हिस्सा है, यानी कि थर्ड हिस्सा इनके पास जो है रखा है, जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है उसका। अब यूं समझिए कि टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल रखा है यहाँ पे टोटल मार्केट कैप नहीं रखा। टोटल मार्केट कैप अलग हो सकता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप अलग हो सकता है। यानी कि जितनी लिक्विडिटी मार्केट में है, जितने शेयर ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, उसका लगभग 35% वैल्यू है होल्डिंग में, उतने शेयर नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, अगर टोटल शेयर्स 100 है तो इसका मतलब 35 शेयर है उनके पास, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल शेयर जो है 100 है रुपए वैल्यू, फ्री फ्लोट मार्केट 100 है, तो उसमें से 35 रुपए की वैल्यू इनके पास है। जो नंबर ऑफ शेयर्स में है वो अलग नंबर रह सकता है, वो काफ़ी कम रह सकता है। ऑन एवरेज जो है वो लगभग 8 से 10% रह सकता है, लेकिन वो डाटा कंपाइल करना पड़ेगा कितना एग्जैक्ट है अलग अलग स्टॉक के, अलग अलग सेक्टर के। लेकिन ये आप समझिए कि फ्री फ्लोट मार्केट का है। दूसरा क्या है कि डेली के जो ट्रांजैक्शन होती है कैश की, उसमें लगभग इनका 13% योगदान रहता है। अगर डेली 100 रुपए की वहां पे टर्नओवर हो रहा है एनएससी में, तो 100 में से 13 रुपए जो है अकेले एफआई कर रहे हैं, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो एफएनओ में ट्रेडिंग होती है उसके वॉल्यूम में भी लगभग ऑन एवरेज 13 से 14% की इनका योगदान है। तो आप समझिए कि एफआई जो है कोई छोटा ग्रुप नहीं है, एक बड़ा ग्रुप है, और उस बड़े ग्रुप की हमारे मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है कैश में और एफएनओ में, वो काफ़ी ज़्यादा है। इग्नोरेंस हम उसको नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल उसको हम नहीं मान सकते। 13% का पार्टिसिपेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कम नंबर नहीं है। अब ये ठीक है नंबर इनका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो आप यूँ समझिए कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, अब मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए?
आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब कैसे पता लगेगा? अब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ न्यूज होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल रिसर्च होनी चाहिए। अब फंडामेंटल रिसर्च न्यूज आप एक स्टॉक पे, दो स्टॉक पे कर सकते हो, अपने लेवल तक कर सकते हो, और आपने जो पढ़ा वो कितना सच है वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि जो रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो काफ़ी डाइल्यूटेड होती है। रिपोर्ट्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और रिपोर्ट्स पे तो आप यूँ समझिए कि यस बैंक का आप देखिए कि यस बैंक की बुक वैल्यू, यस बैंक के जो स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल है, जो फंडामेंटल है, 10 साल तक किसी को पता नहीं चले कि इतना गड़बड़ घोटाला इसके नीचे चल रहा है। ठीक है, उस बैंक को इतनी ज़्यादा बुक वैल्यू दी गई, उसको जो है इतनी ज़्यादा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लगातार पेश किए गए, तो किसी को पता नहीं चला। जब इतने बड़े लेवल पे घोटाला स्कैम हो गया कि इतनी सारी चीज़ें नीचे थी, एनपीए थे, सब कुछ थे, उनको बार बार हाइड किया गया, प्रोविजनिंग रोकी गई, जो भी XYZ रीजन थे, उसको जब बड़े लोग ट्रैक नहीं कर पाए, आरबीआई तक नहीं पकड़ पाई उसको, तो आपकी और मेरी क्या औकात है किसी स्टॉक के फंडामेंटल फाइनेंशियल को एग्जैक्ट पता करने की। तो आप समझ सकते हो कि एक रिटेलर, एक इंडिविजुअल के रूप में स्टॉक मार्केट की सब इंफॉर्मेशन गैदर करना एक क्वाइट डिफिकल्ट जॉब है। उसके लिए आपको बहुत बड़े सेटअप चाहिए, रिसोर्स चाहिए, उसके लिए आपको एक टीम चाहिए जो चेक करे, पता करे कहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? एफआई को फॉलो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट है, रिसोर्सफुल है, उनके पास पैसा भी है और नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है। अब इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से है वो हम एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पैसा और इंफॉर्मेशन है, ये आप मान के चलिए, पैसा तो आपको मालूम है, लेकिन इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, और ये प्रॉफिट मेकर है। प्रॉफिट मेकर मतलब ये लगातार कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, ज़्यादातर ये जो है पैसा बनाते हैं। अब मुझे कैसा पता कि ये पैसा बनाते हैं? आपको भी बताऊंगा कि कैसे पता कि पैसा बनाते हैं आने वाले दिनों में। जो नेक्स्ट वीडियो हम इनके पोजीशन चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट में, क्या लॉस में। ऑलरेडी हम मेंबर्स के साथ जो वीडियो शेयर करते हैं और डाटा सेटअप वीडियो में, डाटा एनालिसिस में, वहाँ पे हम शेयर करते हैं कि इस बार इतना इन्होंने काम किया, ये पोजीशन यहाँ पे निकालेंगे, इन्होंने पुट बाय की है तो मार्केट को यहाँ लेके जाएंगे, कॉल बाय की है तो यहाँ पे लेके जाएंगे, कैश में होल्डिंग है तो यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, उससे पता है कि ये प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये रिसोर्सफुल है, ये प्रॉफिट मेकर है, ये स्मार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनको कॉपी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो ये मार्केट में कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में, किसी सेक्टर को, किसी स्टॉक को ये बाय कर रहे हैं, तो इनको मालूम है कि वो स्टॉक, वो इंडेक्स, वो सेक्टर ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको फॉलो करके उस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, हम भी उनके पीछे पीछे लॉन्ग हो सकते हैं। डेफिनेटली इनकी पोर्शन पहले बनेगी, फिर हमारी बनेगी। लेकिन अगर इनको हम कॉपी करते हैं तो भी हम जो है पैसा बना सकते हैं। अगर 100% नहीं, इनका पीछा करते हुए अगर हम 70% भी बनाते हैं तो भी बुरा नहीं है। 70% अगर इनकी कॉपी कर ली हमने, इनके डाटा को अच्छे से समझ लिया, तो भी 70% में हमको अच्छा खासा पैसा बनेगा। क्योंकि ये 100 में से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 85% प्लस जो टाइम है प्रॉफिट में होते हैं। एफएनओ में, डेरिवेटिव में, और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में तो ये हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। जहाँ तक मैंने डाटा एनालिसिस किया है, लॉन्ग टर्म में एफआई जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट में होते हैं। नेट एफआई, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं कर रहा, नेट जो एफआई है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में होते हैं। तो उसका अगर हमने 70% भी कैच कर लिया तो वो भी एक बड़ी डील है। अब ठीक है, हम इसको कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन कॉपी करना क्या है? कॉपी क्या करना है हमको? इनकी पोजीशन को, ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो करना है। इनके स्टाइल को कॉपी करना है। लेकिन कैसे करना है? तो स्टाइल को कॉपी करना है तो हमको जानना पड़ेगा ना कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो डाटा हमको समझने की ज़रूरत है, और वही इंपॉर्टेंस है कि डाटा हम क्या करें, कौन सा डाटा हमको सर्च करना है। तो ये डाटा कौन सा एनालिसिस करना है, कौन से डाटा को हमें फॉलो करना है, वो जो है मैंने आपके सामने लिखा है। हम जो है सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन इक्विटी कैश मार्केट की, मैं कैश मनी की, इक्विटी और कैश और डेरिवेटिव की मार्केट की, मनी इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ट्रेड होती है, ये करेंसी मार्केट है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम जो है इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव, इक्विटी के डेरिवेटिव हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एफआई के डाटा के यहाँ पे दो मेन पार्ट है। एक है इक्विटी का कैश का डाटा, जो शेयर्स ट्रांजेक्ट होती हैं सेकेंडरी मार्केट में, आज इतना बाय हुआ, इतना सेल हुआ, उसको फॉलो करना। दूसरा क्या है? डेरिवेटिव में, जो कि आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डेरिवेटिव को
फॉलो करना, क्योंकि डेरिवेटिव में ज़्यादातर पोर्शन पहले हेजिंग होती थी, अब डेरिवेटिव में अच्छी खासी स्पेकुलेशन होती है। तो डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन से वो अच्छा पैसा बना रहे हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको शेयर भी करूँगा कि वो कैसा डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन करके पैसा बना लेते हैं और कैश में नुकसान भी नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी मार्केट के नीचे मैंने दो पार्ट लिखे हैं, एक तो किसी स्टॉक के पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग और दूसरा जो है उनका कैश फ्लो, ये हमको स्टडी करना है। डेरिवेटिव मार्केट में उनकी ओपन पोजीशन क्या है, कहाँ वो काम कर रहे हैं, उनको स्टडी करना है, और डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव की पोजीशन है उसमें कैश फ्लो क्या है उसको हमें स्टडी करना है। तो आपको ये समझ में आया कि पढ़ना क्या है, डिस्कस क्या करना है, एनालिसिस क्या करना है, वो अभी आपको समझ आ गया। कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले हम सबसे पहले चलते हैं शेयर होल्डिंग परसेंटेज। किसी भी स्टॉक में, किसी सेक्टर में अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ रहा है एफआई का, तो वो पॉजिटिव माना जाता है उस स्टॉक के लिए, उस सेक्टर के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो कोई रीजन है, आने वाले दिनों में इस सेक्टर के स्कोप अच्छे हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म जो है स्टॉक या वो सेक्टर जो है परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है, और वहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी स्टॉक की होल्डिंग परसेंटेज चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? मान लेते हैं कोई भी स्टॉक है, जैसे कि HDFC स्टॉक है। अब HDFC स्टॉक में शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है एफआई का इस महीने जितना था उससे आधा % बढ़ गया, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, वो बाय कर रहे हैं। तो बाय कर रहे हैं तो हमें भी बाय करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको हम डेली चेक नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो डेली चेक नहीं कर सकते। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जब कंपनी क्वार्टरली, मंथली अपडेट करती है, कंपनी के वेबसाइट पे या फिर एक्सचेंज की वेबसाइट पे इन्फॉर्म करती है, तो वहाँ पे हम जो है चेक कर सकते हैं। हालांकि एक रूल यहाँ पे ये भी है कि कोई भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो है अगर 1% से ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक कंपनी में, खास करके बैंकिंग और फाइनेंशियल में, एक महीने में 1% से ज़्यादा उनकी होल्डिंग बढ़ जाए, तो सेबी को और एक्सचेंज को, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उस रिपोर्ट से भी हमको पता लग सकता है। दूसरा क्या है कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट है उसको जा सकते हो। अगर आपको डेली रियल टाइम पता करना है तो कुछ अगर बड़ी बल्क डील होती है तो उससे आप पता कर सकते हो कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट ने बल्क डील में यहाँ पे क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, या फिर QIP हुआ है, या फिर स्पेशल इशू है, प्रेफरेंशियल इशू है, तो आपको पता लग सकता है कि इस कंपनी में यहाँ पे QIP के थ्रू जो है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने पैसा यहाँ पे डाला है, इक्विटी यहाँ पे उठाई है, तो उससे आपको पता लग सकता है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, न्यूज़ में रहती है, पब्लिक डोमेन में रहती है, आपको पता लग जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप रेगुलरली जो है एफआई की रेड फ्लैग लिस्ट देख सकते हो। रेड फ्लैग लिस्ट क्या होता है कि वहाँ पे डिपॉजिटरी के पास जो है एक लिमिट तय की गई है कि इस लिमिट के ऊपर जो है एफआई पर्टिकुलर इस सेक्टर में, इस स्टॉक में नहीं जा सकता। तो जब वो उस लिमिट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक रेड फ्लैग जो है जनरेट किया जाता है। उस रेड फ्लैग को आप जो है NSDL पे जा सकते हो। इस पर एक छोटा सा वीडियो जो है हम आने वाले दिनों बनाएंगे। इसके बाद क्या है, दूसरा है कि कैश फ्लो, हमको इक्विटी का जो कैश फ्लो सेकंड पार्ट था उसको हमें एनालिसिस करना है। अब उसमें एनालिसिस करना क्या है, एनालिसिस करना है डेली का कैश वॉल्यूम, यानी कि कैश वॉल्यूम का क्या मतलब है, आज कितना उन्होंने अमाउंट जो है बाय किया, कितना अमाउंट उन्होंने बेचा। उसके बाद डेली का नेट कैश बाइंग, आज उन्होंने बाय किया या सेल किया, नेट जो है उनकी पॉजिटिव बाइंग है या नेट उनकी सेलिंग है नेगेटिव की, वो हमको पता करना है। उसके बाद क्या है, मंथली नेट कैश बाइंग या सेलिंग हम देख सकते हैं, मंथली के बाद ईयरली भी देख सकते हैं। लेकिन मंथली आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म का आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये आपको डाटा जो है एनालिसिस करना है, आपको देखना है। अब देख कहाँ सकते हो, सोर्स क्या है इसका, इसके आपके पास दो सोर्स हैं। दो सोर्स कौन से हैं, एक NSE और एक NSDL ऑफिशियल। अगर आपको इन दोनों ही सोर्स पे नहीं जाना तो आप हमारी सीट पे भी आ सकते हैं, हमारी सीट पे आपको दोनों डाटा मिलेगा। एनीवे, तो आपके पास जो ऑफिशियल है वो NSE और NSDL यहाँ पे आप देख सकते हो, और आप में से बहुत सारे लोग देखते भी हैं। मेनली आप NSE पे देखते हो, कुछ लोग जो है NSDL पे भी देखते हैं, जो डिपॉजिटरी की साइट है। तो प्रॉब्लम क्या है, डाटा क्या देखना है आपको मालूम है, डाटा कहाँ देखना है वो आपको मालूम है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो NSE का और NSDL का डाटा है, जो वॉल्यूम का और ट्रांजैक्शन का, कैश का, वो मैच नहीं होता, किसको सही माने। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैच कैसे नहीं होता मैं आपको अभी दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ NSE की वेबसाइट पे और NSDL की वेबसाइट। ओके, तो आप अभी देखिए कि हम कहाँ पे हैं, हम NSE की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे FIDI की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट बाइंग वैल्यू कितनी है,
4,700 करोड़, सेल वैल्यू कितनी है 3,075 करोड़, और जो नेट वैल्यू है वो 1,632 करोड़। ये काफ़ी आसान है देखना, कोई मुश्किल नहीं है। शाम को लगभग 6:30 के आसपास जो है, डेली ऑन एवरेज 6:30 के आसपास जो है ये डाटा अपडेट हो जाता है एनएससी पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो दूसरा डाटा, यही डाटा जो है एनएसडीएल पे जाता है, वहाँ पे आप देखिए कि डेली ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि 1 अक्टूबर की, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर की जो नेट बाइंग और सेलिंग है ये आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रही है। ठीक है, वहाँ पे कितना था मैं आपको फिर लेके चलता हूँ एक बार, 4,708 करोड़, यहाँ पे कितना है 5,764 करोड़। यहाँ पे आप देखिए कि नंबर कितना था 3,075 करोड़, यहाँ पे कितना है 6,417 करोड़। यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी थी 1,632 करोड़ की पॉजिटिव नंबर यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेट नंबर यहाँ पे है 653 करोड़ का नेगेटिव। तो आपने देखा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे आप? पहला रीजन ये है कि ये जो हम डाटा देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का है। जो यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिल रहा है ये प्रीवियस डे का है, यानी कि जो 30 सितंबर को ट्रेड हुए हैं उसका डाटा 1 तारीख को अपडेट किया गया है। ठीक है, यानी कि हम जो है गलत डेट देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा गलत देखते हो, डिफरेंस तो यहाँ पे फिर भी होगा। कैसे होगा, मैं आपको 30 सितंबर का डाटा दिखाता हूँ। आप देखो कि 30 सितंबर को -700 करोड़ की सेलिंग थी, नेट जो है -700 करोड़ की सेलिंग थी। और यहाँ पे क्या डाटा आ रहा है, यहाँ पे 653 करोड़ का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे भी अभी डिफरेंस है, 50 करोड़ का लगभग यहाँ पे डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नंबर है 653 करोड़ का, और यहाँ पे 30 सितंबर का एग्जैक्ट नंबर कितना था 713 करोड़ का। तो डिफरेंस तो अभी भी है, लगभग 50 करोड़ का डिफरेंस अभी भी है। तो ये 50 करोड़ का डिफरेंस क्यों है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो एनएससी पे जो डाटा शाम को 6:30 बजे अपडेट होता है, जो हमारी सीट में भी लगभग 6:30 बजे अपडेट हो जाता है, वो डाटा रफ डाटा होता है। रफ का मतलब क्या है कि मोटा मोटा जो डाटा मिला उसको कंपाइल कर दिया, जिसको प्रोविजनल डाटा बोलते हैं। तो वो क्या है, वो प्रोविजनल डाटा है। ये डाटा क्या है, ये डाटा नेक्स्ट डे जो है अपडेट किया जाता है, एक दिन जो ट्रेडिंग डे है उससे अगले दिन अपडेट किया जाता है। तो जो 1 तारीख का डाटा है वो यहाँ पे आपको जो है, क्योंकि कल वर्किंग हॉलीडे थी, आपको यहाँ पे कल देखने को मिलेगा, मंडे को देखने को मिलेगा जो 1 अक्टूबर का डाटा है। जब आप मंडे को यहाँ पे देखोगे तो वो डाटा यहाँ पे 1 अक्टूबर का होगा, ट्यूसडे को देखोगे वो डाटा मंडे वाला होगा। तो यानी कि आप एक दिन का पीछे यहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा है। लेकिन फिर भी जो डाटा वहां पे 1 अक्टूबर को अपडेट हुआ था एनएससी पे, जो हमने देखा, ठीक है, 1700 करोड़ की बाइंग, वो एग्जैक्ट यहाँ पे 1700 करोड़ की बाइंग नहीं आएगी, वो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। उसका रीजन क्या है? एक रीजन तो ये है कि वो वहां पे प्रोविजनल डाटा एनएससी प्रोवाइड कर रही है, और ये यहाँ पे जो डाटा शाम को 6:30 बजे के बाद भी कंपाइल हुआ है उसको यहाँ पे रात के 12 बजे तक जो डाटा मिला एनएसडीएल को, उसको यहाँ पे कंपाइल करके रखा गया है। उसमें दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि कुछ डाटा, जैसे कि एग्जांपल पे जो वेडनेसडे को ट्रेड हुआ था 30 सितंबर का, 30 सितंबर का डाटा जो रात को 12 बजे तक आ गया वो तो यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया। कुछ डाटा मान लो कि रात को लेट आया, या फिर उनको जो भी उनका टाइम है 12 बजे, मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि उस डेट को कर रहे हैं तो 12 बजे तक टाइम होता है रात का, उस डेट के बाद जो नेक्स्ट डे या फिर लेट नाइट को या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में डाटा आया, जो डाटा यहाँ पे कंपाइल नहीं हुआ रह गया, जो भी छोटा मोटा अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ का, उसको क्या करेंगे अगले दिन के डाटा में कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी बिजली की मीटर की रीडिंग होती है ना, कई बार आता है मीटर की रीडिंग लेने वाला, वो अंदाजन ले लेता है, एग्जैक्ट नहीं लिखता, तो क्या होता है कि जितनी रीडिंग का डिफरेंस है वो नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो डाटा लेट आया, कंपाइल टाइम पे नहीं हो पाया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो आपको डिफरेंस का रीजन अब समझ में आ गया होगा कि एक तो आप जो है एग्जैक्ट डेट देखिए, अगर यहाँ पे 1 तारीख लिखी है तो यानी कि यहाँ पे इससे प्रीवियस डे का डाटा है, आपको ये डाटा जो मैच करना है प्रीवियस डे से करना है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा रीजन है वहां पे प्रोविजनल डाटा है और यहाँ पे कंपाइल किया हुआ डाटा है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जो कभी कभी हो सकता है कि कुछ डाटा जो प्रीवियस डे पे रह गया हो उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया हो। तो इन तीनों कारणों की वजह से यहाँ पे डाटा जो है मिसमैच हो रहा है। अब बात ये आती है कि ये अगर अगले दिन ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ट्रेड के नेक्स्ट दिन अपडेट हो रहा है, तो आपको क्या फायदा है? आपको तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग की तैयारी करनी है और आपको पता ये करना है कि कल क्या पोजीशन बना सकते हैं, आज उन्होंने बाई किया तो कल क्या उनका ट्रेंड रह सकता है। तो उसके लिए आप
एक दिन वेट करोगे तो वो दिन निकल जाएगा, फिर क्या फायदा। तो इसके लिए आपको जो एनएससी का प्रोविजनल डाटा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो एनएससी का प्रोविजनल डाटा है उसको आप फॉलो करो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कई बार डिफरेंस ज़्यादा बड़ा जाता है, कई बार कम आता है, लेकिन आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि डिपॉजिटरी पे तो नेक्स्ट डे अपडेट होगा, तब तक एक ट्रेडिंग डे जा चुका है। तो अगर आपको अगले दिन की तैयारी करनी है या फिर आप डेली फॉलो कर रहे हो, एक दिन 2 दिन 3 का डाटा देख रहे हो, तो आप क्या कर दो, आप जो है एनएससी को प्रोविजनल डाटा को मान सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म 1 दिन 2 दिन हफ्ते की तैयारी करनी है, उसके लिए आप जो है एनएससी के डाटा पे रिलाई कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस है एक्चुअल डाटा में और एनएससी के डाटा में, लेकिन उस पर आप जो है 95% उसको एक्यूरेट मान करके, ऑन एवरेज जो वैल्यू है उनको 95% एक्यूरेट मान करके आप इसको फॉलो कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि दूसरा आपके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि डाटा वहां पे डिफरेंस क्यों है, मैच क्यों नहीं हो रहा और किसको सही मानना है। दोनों डाटा सही है, एनएससी का डाटा लगभग 90% एक्यूरेसी आप मान सकते हो और एनएसडीएल का डाटा 99.9% एक्यूरेट मान सकते हो, क्योंकि 0.1% उसमें भी गुंजाइश है कि कुछ डाटा रह गया हो, वो आने वाले दिन में वहां पे अपडेट किया जाए। लेकिन आपके वो एक्टिव ट्रेडिंग करना है, कल की परसों की 2 दिन की तैयारी लगानी है आपको, तो उसके लिए आप जो है एनएससी के डाटा को फॉलो कर सकते हो, वो सफिशिएंट है, दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं। अब दूसरा क्या है, मंथली कैश फ्लो आपको डाटा जो है चेक करना है, उसके लिए भी आपके पास वही सोर्स है। क्या सोर्स है, एक तो जो एनएससी डाटा प्रोवाइड कर रही है, जो एनएससी वहां पे आपको डाटा प्रोवाइड कर रही है उसको टोटल शो कर लो, आप सम कर लो, नोट कर लो पूरे महीने का कितना डाटा इनफ्लो हुआ है आप वहां पे, या फिर आर्चिव फाइल्स में जा करके उनके पुरानी डाटा देख सकते हो, पूरे महीने का आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हो, हमारी शीट में मिल जाएगा आपको, ये आप डाटा देख सकते हो। दूसरा क्या है कि आप एनएसडीएल की जो फोर्टनाइट डाटा है डिपॉजिटरी की, उसको आप रेफरेंस लेकर के चेक कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो फोर्टनाइट डाटा समझ नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है कि जो मनी कंट्रोल का डाटा है वो डिफरेंट है एनएसडीएल से, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि जो प्रोविजनल में और एक्चुअल में हुआ अगर हम उसको काउंट करेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल वाली पे, और जो मनी कंट्रोल पे जो एनएससी का प्रोविजनल डाटा कंपाइल करके बनाया गया है, और एनएसडीएल पे आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगस्त मंथ का डाटा जो है आप देख सकते हो कि ग्रोस परचेज कितने था, ग्रोस सेल कितना था, और नेट जो है परचेज कितना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सितंबर का क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सितंबर का फोर्टनाइट डाटा जो है अभी अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ 1 वर्किंग डे ही उसको जो है महीने को खत्म हुआ है, 2 दिन 3 दिन बाद जो है डिपॉजिटरी उसको अपडेट करती है, तब तक उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ 15 सितंबर तक का ही डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखिए कि अगस्त का यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट जो है 15,749 करोड़ डाटा है। ये क्या है, ये जो अगस्त में एनएससी ने प्रोविजनल नंबर प्रोवाइड किए, जो एनएससी का प्रोविजनल डाटा है उसको सबको ऐड कर दिया गया, वो ये नंबर आता है, ये वही डाटा है, कुछ यहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। अब ये डिफरेंट कैसे हैं एनएसडीएल से, उसके लिए आपको जो है एनएसडीएल की साइट पे जाना पड़ेगा। एनएसडीएल की साइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फोर्टनाइट डाटा ओपन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से ओपन करना है तो इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनएसडीएल की साइट को आप कैसे इसको ब्राउज कर सकते हो, इसमें कैसे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसका आप नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 अगस्त की नेट इन्वेस्टमेंट 1 से 15 तारीख की और 16 से 31 तारीख की, यानी कि ये जो कॉलम है इक्विटी का, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, डेट का और हाइब्रिड का नहीं कर रहे, और इंडियन रुपीज में कर रहे हैं, यूएसडी में भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको ये कॉलम देखना है और 16 से 31 अगस्त का ये कॉलम देखना है। तो आप इसको जब टोटल नीचे जाओगे, आप कैलकुलेट करोगे, तो आप देखिए कि यहाँ पे लगभग जो है 20,933 करोड़ का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लगभग 26,000 करोड़ आपको नंबर देखने को मिलेगा। अगर इन नंबर को आप ऐड कर देते हो तो आई थिंक लगभग ये 47,000 करोड़ का नंबर बनता है। कितना? 47,000 करोड़ का नंबर बनता है। और वहां पे जो एनएससी का प्रोविजनल नंबर था वो क्या कर रहा है, वो प्रोविजनल नंबर हमको बता रहा है कि यहाँ 15,700 करोड़ की बाइंग हुई। 47,000 15,000 कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं हो गया? कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। डेली के ट्रेंड में जो हमने देखा वहाँ पे क्या था, 50 करोड़ का 100 करोड़ का आगे पीछे हो रहा था, भाई कल का डाटा रह गया तो अगले दिन ऐड कर दिया, अगले दिन रह गया तो उससे अगले दिन ऐड कर दिया। वहाँ पे प्रोविजनल नंबर था, वहाँ पे जो है कंपाइल्ड नंबर था, ज़्यादा बेटर मैनर में था, लेकिन फिर भी 15,000 और 47,000
इतना बड़ा डिफरेंस। आपको फिर से देखते हैं कि क्या इतना है, क्या हमने पढ़ने में गलती कर दी। ठीक है, आप जो है इस डाटा को देखिए, जो 21,000 करोड़ देखा, क्या हम सही कॉलम में जा रहे हैं? बिल्कुल सही कॉलम में जा रहे हैं। इक्विटी के नीचे ही वो 21,000 करोड़ था, और यहाँ पे 1 से 15 अगस्त में क्या हमने सही कॉलम पकड़ा है? फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा है, 26,000। तो इतना बड़ा डिफरेंस, ये क्या सजेस्ट करता है? वहाँ पे 15,000, यहाँ पे 47,000 करोड़। तो ये डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस का क्या रीज़न है? ठीक है, इसका डिफरेंस का रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो जो नंबर है, ये जो ये नेट नंबर है, कहाँ गया 26,000, और 20,000 कहाँ गया? ये 21,000 वाला नंबर, और साथ में जो ये 26,000 वाला नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? ये नंबर नेट नंबर है। नेट का मतलब क्या है? जो उन्होंने मार्केट में डाला, जो वो प्रोविजनल नंबर है एनएससी का या फिर जो मनी कंट्रोल का, वो क्या है? वो सेकेंडरी मार्केट का नंबर है। किसका? सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट के अलावा भी तो मार्केट में पैसा आता है। कैसे आता है? आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का भी तो पैसा आता है। तो क्या आईपीओ में इतना पैसा है? नहीं, कुछ और रूप से भी आता है। किस में आता है? एसएमई के थ्रू। तो क्या एसएमई में इतना पैसा आया? नहीं, कुछ और रूप से भी आता है। वो क्या है? क्यूआईपी के थ्रू। ठीक है, और स्पेशल इशू, प्रेफरेंशियल इशू जो है उसके थ्रू। तो उससे जो पैसा आता है वो यहाँ पे ऐड होता है, सारा नंबर ऐड होता है यहाँ पे। लेकिन एनएससी पे क्या है? एनएससी पे सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्ट हुए उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और आपको याद होगा ये नंबर जो है हर मंथ इतना बड़ा नहीं रहता, डेफिनेटली रहता है, अलग रहता है, लेकिन हर मंथ यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे अगस्त में क्यों ज़्यादा बड़ा है? ये नंबर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगस्त में बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज ने क्यूआईपी लाया था, और उसमें जो है हमने देखा था कि कई एफआई ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उस क्यूआईपी के कारण यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली फ्लोर से शेयर नहीं खरीदे गए, उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। कुछ ओटीसी काउंटर ट्रेड भी रह सकती है। ठीक है, कुछ पर्सनल 1-to-1 क्लाइंट से जो है इक्विटी हैंड चेंज करे बिना एक्सचेंज के, जिनको ओटीसी बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अलावा जो रूट है, वो नंबर भी यहाँ पे रहता है। जो नेट फ्लो है पैसे का, चाहे वो आईपीओ के थ्रू हो, क्यूआईपी के थ्रू हो, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू हो, वो सब नंबर यहाँ पे काउंट किया जाता है। इसीलिए ये नंबर यहाँ से अलग है। आपको समझ में आया कि डिफरेंस क्यों है? दूसरा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि डाटा समझ नहीं आता। कौन सा डाटा समझ नहीं आता? ये जो फोर्टनाइट डाटा है, ये क्या कह रहा है, इसको समझने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? सबसे पहली बात तो यही दिक्कत थी कि वहाँ पे डाटा अलग है, यहाँ पे डाटा अलग है। वहाँ पे मनी कंट्रोल पे 15,000 करोड़ शो दिखा रहा है, यहाँ पे 47,000 करोड़ दिखा रहा है। तो वो दिक्कत तो दूर होगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पे आप देखिए कि नेट जो है इन्वेस्टमेंट, आप देखिए कि इक्विटी की 15 अगस्त को जो एफआई के पास जो एयूसी था, कितना था? 28,55,000 करोड़ का था, और उसमें क्या किया उन्होंने? 21,000 करोड़ ऐड कर दिए, और 21,000 करोड़ से जो है वो बाद में 29,35,000 करोड़ बन गया। गिनती बिल्कुल गलत हो गई। हाँ, बिल्कुल गलत होगी। अगर आप 28,55,000 में 21,000 जोड़ोगे तो ये तो कभी भी नहीं आएगा। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ने कहा कि कुछ एफआई देश छोड़ के चले गए, कुछ एफआई जो है देश छोड़ के चले गए, इसलिए ये नंबर डिफरेंस है, जो कि बहुत ही बेहुदा जवाब है। क्यों बेहुदा जवाब है? इसलिए कि एयूसी का मतलब उन्हें नहीं पता। एयूसी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपके पास जो है अगस्त में, मान लेते हैं अगस्त में आपने जो है 200 रुपये से 10 शेयर एसबीआई के बाय किए, टोटल जो है आपने 2,000 रुपये लगाए। सिंपल से एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। लगाए 2,000 रुपये आपने वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। फिर जो क्या हुआ, आपने सितंबर में उसमें 2,000 रुपये और लगा दिए। ओके, सितंबर में आपने कभी भी, पूरे सितंबर में कभी भी लगा दिए। और आज मैं पूछूं आपसे कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, और आप कहो कि उसकी वैल्यू 400 रुपये है, कहोगे ऐसा? कहोगे क्या? अगर कहोगे तो आप बिल्कुल गलत कहोगे, और आप जो है काफी फंडामेंटल कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि आपने 2,000 रुपये निवेश किए
200 रुपये से समझ में आता है। आपने अगले महीने 2000 रुपये और निवेश कर दिए, किस रेट पे किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रेट पे किया, लेकिन आज आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4000 रुपये होगी, कोई जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आपके नंबर ऑफ शेयर पे, ओके, इनटू में उसका अभी करंट का मार्केट प्राइस क्या है, इस पे डिपेंड करती है। आपको आई समझ में? तो AUC क्या है? AUC नेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने SBI में 4000 रुपये नेट पैसा लगाया, ठीक है, और मान लेते हैं कि आपने जो है टोटल एग्जांपल के लिए 20 शेयर थे, आपके पास 20 शेयर थे, आज SBI चला गया 300 पे, तो आपकी पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू होगी? 6000 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट 4000 था और यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 6000 है, तो ये 6000 जो है यही AUC है। यानी कि वहां पे इतना एसेट अंडर कस्टडी है, उनके अंडर में कितनी एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, आप समझ रहे हो? तो वैल्यू हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, उनकी नेट इन्वेस्टमेंट पे नहीं। तो वहां पे 15 अगस्त को जो AUC था अगर 28.5 लाख था, ठीक है, और इसमें उन्होंने नया 21,000 करोड़ नया ऐड कर दिया, तो इससे अगर आप बोलो कि उनकी जो नई पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 28.75 हो जाएगी, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। समझो आप कि मार्केट की जो करंट वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंगली इनकी AUC सेट होगी। नेट पैसा आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट यहां से और ऊपर चले गए, इनके शेयर सब ऊपर चले गए और इन्होंने 50,000 करोड़ जो है निकाल लिया। क्या किया? 50,000 करोड़ इन्होंने निकाल लिया। फिर भी हो सकता है कि इनकी पोर्टफोलियो AUC ऊपर रहे, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, फिर भी इनका AUC बढ़ सकता है। आप ये चीज समझो। तो AUC को आप जो है नेट इन्वेस्टमेंट मत मानो। नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग होती है पोर्टफोलियो की वैल्यू से। आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे कि 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं किए होंगे। कभी किसी जमाने में आपने 10 साल पहले 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो वो पोर्टफोलियो आज आपके पास 2 लाख रुपए की है। तो ये AUC क्या है? ये आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है। ये 50,000 क्या है? ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो आपको मंथली फोर्टनाइट डाटा मिल रहा है। जो यहाँ पे आपको 21,000 20,000 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? ये नया पैसा आया है या नया पैसा गया उस मंथ का। ये क्या है? जो नेट नंबर बता रहा है AUC का, ये उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बता रहा है। आई बात समझो आपको? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यूं मत समझिए कि यहाँ पे 21,000 करोड़ अगर 28.5 लाख करोड़ में ऐड होता तो यहाँ पे 28.75 बनना चाहिए था। इतना ज्यादा क्यों बन गया? क्योंकि मार्केट उठा, जो उनकी पोर्टफोलियो होल्डिंग थी वो उठी, इनकी वैल्यू बढ़ गई। अब मार्केट गिरती है, भले ही वो बाइंग करे, अगर मार्केट गिरती है तो ये इश्यू कम हो जाएगी, भले ही उनका नेट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहे सितंबर में, और मार्केट अगर गिरती है तो उनका इश्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई FI छोड़ के गया उसकी वजह से ये रीजन नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंस है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो वैल्यू है। यहाँ पे काफ़ी आसान है, आपको ट्रैक करना चाहिए, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, आपको कुछ नहीं करना, हर 2 वीक में ये अपडेट होता है, जो है महीने में 2 बार अपडेट होता है। आपको जो है ये देखना है कि कौन से नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे बैंक में कितना पैसा आया है, कॉल में कितना पैसा आया है, दूसरे में कितना पैसा आया है। नेट AUC आपको एक बार भूल जाओ, आपको ये चेक करना है कि कौन से महीने में कितना पैसा आया। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अपनी शीट बना लीजिए, जैसे कि हम अपनी शीट में अपडेट करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा FI का ये रहा डाटा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि हमने सिर्फ क्या किया है, जो महीने के साल के एंडिंग में, यानी कि जो 1 जनवरी को उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी है, और उसके बाद हर महीने उनका कितना पैसा आ रहा है वो लिखा है। बीच में AUC की कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम रिसेंट रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो सितंबर तक की है, 17 या 18 सितंबर को अपडेट हुई थी, यहाँ पे अपडेट कर दी गई थी, ठीक है। अब 30 सितंबर का मंडे या ट्यूसडे तक अपडेट हो जाएगी, तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा। वो नया कॉलम क्या आएगा कि यहाँ पे पैसा 16 से 30 सितंबर तक कितना आया, 1 से 15 सितंबर तक का ऑलरेडी है, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा 16 से 30 सितंबर का, और अपडेटेड लेटेस्ट जो है AUC इनकी अपडेट हो जाएगी। तो AUC से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में उनका पैसा ज़्यादा है, कौन से सेक्टर में उनका पैसा कम है। वो आपको काम आएगा कि अगर किसी सेक्टर में उनकी होल्डिंग अच्छी खासी है, जैसे कि फाइनेंशियल में इनकी लगभग सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 8.25 9 लाख करोड़ की इनकी होल्डिंग वैल्यू है,
तो डेफिनेटली ये एक ऑल अगर लॉन्ग टर्म में सोचो आप तो पॉजिटिव इसको मान सकते हो कि फाइनेंशियल एवरग्रीन सेक्टर रहेगा, भले ही अभी अंडर परफॉर्म करे कुछ टाइम के लिए, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि अगर ये बाउंस बैक नहीं करेगा तो एफआई को लॉस होगा। अगर एफआई निकल रहे हैं तो हम भी शॉर्ट टर्म के निकल जाएंगे। एफआई अगर जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में ऐड होते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, हम भी इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाएंगे। अगर वो किसी सेक्टर से निकल रहे हैं तो हम भी निकल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉक्स सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिर्फ हर 15 दिन का डाटा आपको अपनी शीट में आप जहां पे भी आप नोट करते हो उसको अपडेट करो। देखो कि कौन सा सेक्टर जो है यहाँ पे पैसा आया, कौन सा सेक्टर गया, कौन सी इनकी हॉट लिस्ट में है, उसको आप अपडेट कीजिए। डाटा में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो एनएससी का प्रोविजनल डाटा है उसको आप कच्चा डाटा मान सकते हो। जो एनएसडीएल का डेली डाटा है वो काफी 99.9 एक्यूरेट डाटा है, ठीक है। और जो मंथली रिपोर्ट्स हैं, फोर्टनाइट रिपोर्ट है एनएसडीएल की, वो ज्यादा एक्यूरेट है। जो एनएससी की डेली रिपोर्ट्स आप कलेक्ट करते हो उसमें जो डिफरेंस है उसका रीजन मैंने बताया कि जो सेकेंडरी मार्केट के अलावा भी जो पैसा मार्केट में आया, भले वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू हो, एसएमई के थ्रू हो, या फिर आईपीओ के थ्रू हो, या फिर क्यूआईपी के थ्रू हो, प्रेफरेंशियल इशू हो, या ओटीसी ट्रेड हो, उनसे जो पैसा आता है वो सब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ओवर द नेट आपको क्या करना है कि 15-15 दिन के आप कॉलम बना करके कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, उसको आप जो है नोट कर सकते हो। तो ये सब जो आपको सेगमेंट समझ में आ गया होगा कि नेट इनकी कैश की इन्वेस्टमेंट आप कैसे ट्रैक करोगे, शेयर होल्डिंग परसेंटेज, नेट डेली के कैश वॉल्यूम, और डेली के कैश वॉल्यूम के साथ उनकी नेट बाइंग आप देख सकते हो। आपको एक्टिवली ट्रेड करना है तो आप ये अभी जो है कैश का सेगमेंट हमने बनाया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हो। कैश के वॉल्यूम रुपीज में कितना है और उनकी एफआई की बाइंग और सेलिंग कितनी है, इस बेसिस पे आप जो है 2 दिन 3 दिन की ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप जो है मंथली और फोर्टनाइट का डाटा आप वहां पे चेक कर सकते हो कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, उसको आप देख सकते हो। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो बड़े कंफ्यूजन थे आपके क्लियर हुए होंगे। अब इसके अलावा जो डेरिवेटिव का कैश फ्लो है और डेरिवेटिव ओपन पोजीशन है उनको कैसे रीड करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बीच में जो थोड़ा सा हंसी मजाक था क्रिटिसिज्म का, उसको आप एक प्रोडक्टिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मानिए, ताकि हमको अल्टीमेट क्या है, हमको मतलब है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज करना ना, तो आपको पता है कि हमारी इंटेंशन रहती है ना टाइम है, किसी के पीछे भागने का कितना टाइम है। वो तो किसी यूजर ने, सब्सक्राइबर ने जो है चीज़ें पूछ करके और फिर उसने बोला कि उसने मेरे को ऐसा समझाया था, तो मैंने बोला कि क्या क्या समझाया था बताओ तो सही। तो उसने बोला कि ऐसा समझाया था, तो मैंने बोला ठीक है हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं भी गलत हूँ तो उसको अदर वे ना लें, ठीक है। अल्टीमेट हमारा रीज़न क्या है कि हमको कोई चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं से भी क्लियर हो। लेकिन फिर भी ये तो सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो और फुल टाइम आपको मार्केट से पैसा कमाना है, अगर आप इसमें कैरियर बनाने की सोच रहे हो, तो जो आपके रिसोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से सीख रहे हो। जो भी चीज़ें आप सीखो पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपके लर्निंग का एजेंडा क्या है, आप सीख क्या रहे हो, मिल क्या रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। पूरी खिचड़ी पका दे, कहानी बना दे वहाँ पे, तो अल्टीमेट आपका आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। हर हफ्ते आप 5 वीडियो देखते हो तो लगभग आपका हर हफ्ते 4 घंटे वेस्ट होना, ठीक है। 4 घंटे का क्या मतलब है कि महीने में लगभग आपका 18 से 20 घंटा आप वेस्ट कर रहे हो, तो काफ़ी, एक दिन निकल गया तो काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो लर्निंग में, टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, स्ट्रेटजी बनाने में, कुछ डाटा रिसर्च में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेन मोटिव वही था कि जहाँ पे भी आप सीखो, कहीं पे भी सीखो, यू आर वेलकम, नो इशू। आप कहीं से भी सीखे, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ट्विटर से, और अगर आप कहीं से पेड ट्रेनिंग भी ले रहे हो तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे अपना पैसा और टाइम जो लगा रहे हो, क्या आप वहाँ पे उतना रिजल्ट आपको मिल रहा है, इस पर जरूर सोचने की जरूरत है। तो बाकी चीज़ों को आप सिर्फ लाइटली लीजिए, उसको आप सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।